एक बड़ा बिजनेस बनाने का सिंपल सा बिजनेस टेम्पलेट है। आपको अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी करनी है, प्रोडक्ट पैकेजिंग बहुत अच्छी करनी है, आपको कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए, आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है जो कि यूनिक हो, बाकी लोग इसके ऊपर काम ना कर रहे हो, बट ये बर्निंग डिजायर हो। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने सब कुछ किया है, बहुत सारा पैसा भी रेज किया है, फिर भी कंपनी का आज बहुत बुरा हाल हो चुका है। कंपनी के जो फाउंडर है उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया है, एम्प्लॉयज को बहुत महीनों से सैलरीज नहीं मिली है और कंपनी अपने आप को बेचने की कोशिश कर रही है। आज हम बात करने वाले हैं बीरा के बारे में, जो कि इंडिया का क्राफ्ट बियर ब्रांड है। एक यूनिक आइडिया जो कि बेल्जियम यूरोप से शुरू हुआ था, इंडिया में आया, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया गया और आज कंपनी का बैंड बज गया है। कहानी को शुरू से समझते हैं। अंकुर जैन 2007 के अंदर अपना हेल्थ केयर स्टार्टअप न्यूयॉर्क के अंदर बेच के इंडिया के अंदर आते हैं और एक सपना लेते हैं कि इंडिया के अंदर अपना खुद का एक बियर ब्रांड खोलना है। बट उसके लिए उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भी नॉलेज नहीं होती है, बट पैशन बहुत था। इस चक्कर में आने वाले कुछ साल वो बियर समझने में लगा देते हैं। वो बेल्जियम तक जाते हैं ताकि समझ पाए किस तरीके से बियर बनती है। इनफैक्ट बीरा 91 की शुरुआत ही बेल्जियम के अंदर हुई थी, वहीं से बियर बन के इंडिया के अंदर बिकती थी। ये वो टाइम है जिस टाइम पे बियर मार्केट में बहुत हार्ड बियर्स बिकती थी, किंगफिशर, हावर्ड जैसी। ये लेके आते हैं क्राफ्ट बियर इंडिया के अंदर, जो कि एक स्मूथर टेक्सचर के अंदर फ्रूटी फ्लेवर की बियर होती है। 2015 के अंदर जब काम समझ में आ जाता है तो ये इंडिया के अंदर इंदौर के अंदर अपनी पहली बेवरी लगाते हैं, जहां पर ये बियर बना के इंडिया में बेचना शुरू करते हैं। बीरा 91 का अगर नाम देखा जाए ना तो बहुत स्मार्टली रखा गया था। बीरा, पंजाबी के अंदर बीरा का मतलब होता है भाई, और बीरा बियर जैसा भी साउंड होता है। अगर 91 की बात करके चले तो 91 इंडिया का कंट्री कोड है। आइडिया सिंपल था कि इंडिया के अंदर इंडिया का ब्रांड बनाया जाएगा जिसको बाहर भी बेचा जाएगा। पहले ही साल के अंदर 1.5 लाख केसेस इन्होंने बेच दिए। ये नंबर बहुत बड़ा था अगर एक छोटी ब्रेवरी की बात करके चले तो। अगले साल आते आते ये नंबर 7.5 लाख तक पहुंच चुका था और ये वही टाइम है जिस टाइम पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट गया इनकी तरफ। सिकोया कैपिटल ने $6 मिलियन इन्वेस्ट किए इसके अंदर। इनफैक्ट कुणाल बहल और दीपेंद्र गोयल दोनों ने इनके अंदर इन्वेस्ट भी किया। तो फंड आने के बाद में इन्होंने अपने आप को और एक्सपैंड करना शुरू किया। धीरे धीरे बेल्जियम का जो इन्वेस्टमेंट फंड था उनकी इन पे नजर गई और सिफोना ने $50 मिलियन इनके अंदर इन्वेस्ट किए। अब पैसा आने के बाद में इन्होंने अपनी एक्सपेंशन शुरू करी मार्केटिंग के अंदर और अपनी खुद की 5 नई बेवरीज और डाल दी। इन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर 2018 से 2023 के बीच में इन्होंने मार्केटिंग राइट्स ले लिए थे, मतलब मैच के बीच में जो बैनर वैनर लगते हैं वहां पर बीरा की मार्केटिंग होगी। जनवरी 2021 के अंदर क्रिन ने भी $30 मिलियन इनके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, जो कि जापान की सबसे बड़ी बियर इंडस्ट्री में से एक थी। 2022 में ही क्रिन ने $70 मिलियन और इनके अंदर इन्वेस्ट किए। 2022 के अंदर इन्होंने द बियर कैफे एक्वायर कर लिया, जो कि ऑलरेडी पहले से ही अपना बियर रिटेल आउटलेट के अंदर फुटप्रिंट बना चुका था। तो विजन सिंपल था कि भाई मार्केटिंग हो गई है, अब रिटेल क्रैक करना है, रिटेल के अंदर डायरेक्टली लोगों को अपनी बियर देंगे। क्योंकि अगर आप क्राफ्ट बियर को समझोगे ना, क्राफ्ट बियर का मतलब क्या है, एक छोटा सा एक बंदे ने ब्रेवरी सेट कर रखी है, उसके आगे एक आउटलेट लगा रखा है, लोग आ रहे हैं और फ्रेश बियर पी रहे हैं। वो पैक्ड नहीं है, वो फ्रेश है, बट एक्चुअली ये पैक्ड ही बेच रहे थे। तो मेरे हिसाब से इनका विजन था कि हम छोटी छोटी ब्रेवरीज लगाएंगे और बियर कैफे के थ्रू अपने उन ब्रेवरीज को एक्सपैंड करेंगे। इसके अलावा अपना खुद का इकोसिस्टम भी बनाने की कोशिश करी जा रही थी कि भाई हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे, हम ही डायरेक्टली एंड कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। 2023 तक ये 200 मिलियन से ज्यादा पैसा रेस कर चुके थे। तो अगर देखा जाए सब कुछ तो सही चल रहा है, कंपनी का ब्रांड नेम सही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, फुटप्रिंट अच्छा आ रहा है, कस्टमर्स इनको प्यार कर रहे हैं, अब तो रिटेल आउटलेट भी इनके पास में आ गया है, सब कुछ सही है भाई। चीजें उल्टी कहां पड़ी है? अगर देखा जाए तो कंपनी की 3 मेजर प्रॉब्लम थी। सबसे पहला, कंपनी का यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत खराब था डे 1 से। कंपनी बहुत ज्यादा पैसा बर्न कर रही थी, बहुत ज्यादा लॉस कर रही थी। जब भी आप बहुत ज्यादा लॉस करते हो और इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर ही रिलाय करते हो, अगर इन्वेस्टर कुछ भी कर दे तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। क्राफ्ट बियर अपने आप में एक नीश मार्केट थी, बट इन्होंने उस मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा जलाया, जिसकी वजह से लॉसेस पाइल अप होते चले गए। दूसरा, इन्होंने तो बियर कैफे खरीद लिया, सोचा ये था कि भाई उसके थ्रू हम अपना रिटेल आउटलेट बनाएंगे, वहां पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जो कि उस हद तक गलत नहीं था। अगर 2023-24 की बात करके चले तो 35% जो रेवेन्यू था बीरा 91 का वो यहीं से निकल के आ रहा था।
बट ओवरऑल लॉस के अंदर गेम चल रही थी पूरी की पूरी। एक इनसाइडर का कहना है कि कंपनी को ना प्रोपराइटर फैमिली बिजनेस की तरह रन करा जा रहा था। कंपनी के फाउंडर, उनकी वाइफ, उनकी मदर बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। उन्हीं के पास में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स थे। वो ही सब कुछ डिसाइड करते थे, कंपनी कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। कंपनी की डायरेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, अगर अब इनसाइडर की बात मान के चले तो। और तीसरी और सबसे बड़ी और मैं कहूंगा एक जरूरी मिस्टेक, वो थी कंपनी को कन्वर्ट करना प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड की तरफ। अगर देखा जाए, बीरा ने बहुत सारा पैसा रेस कर लिया था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके थे। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करके चले तो 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते उसके अंदर। अब कंपनी को नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और बढ़ाने थे, प्लस आईपीओ भी निकालना था, पैसे भी रेस करने थे क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा जल रहा था। तो कंपनी को अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कन्वर्ट करना पड़ा, और यहीं पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई। नॉर्मल बिजनेस जब प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं होती, बट बियर बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपको जो लाइसेंस मिला है वो प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर मिला है, लिमिटेड के ऊपर नहीं मिला है। 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने बोला कि भाई आपका वो जो प्राइवेट लिमिटेड वाला लाइसेंस है ना, वो यहां नहीं चलेगा, आपको फिर से लेना पड़ेगा, फिर से अपने लेबल अप्रूव करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, जिसमें इनके 4-5 महीने खराब हो गए। अब आप समझो, अगर आप एक रिटेल ब्रांड हो और आप इतने महीने के लिए मार्केट से गायब हो, तो कस्टमर आपको भूल जाएगा। जहां दूसरी साइड बहुत सारे ब्रांड्स और वही आ रहे थे, जहां व्हाइट आउल, व्हाइट राइनो, कटी पतंग, बी यंग, गोवा ब्रूइंग कंपनी जैसी बहुत सारी लोकल बेवरीज आ गई थी। तो अभी आप अकेले मार्केट के अंदर नहीं थे। तो अगर आप 6 महीने मार्केट में नहीं रहोगे, कस्टमर स्विच कर जाएगा, और जब स्विच कर जाएगा, आपका जितना ब्रांडिंग मार्केटिंग एफर्ट था, आपने पिछले टाइम में जितना पैसा जलाया है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब आप समझो, कंपनी ऑलरेडी लॉस के अंदर है, कंपनी रेवेन्यू नहीं कर रही है, उनको बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा जलाना पड़ रहा है, तो क्या होगा कंपनी का हाल? 2023-24 की जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई, उसमें कंपनी की कमाई से ज्यादा नुकसान हो चुका था। 638 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जहां पर 748 करोड़ का लॉस किया था। 22% इनकी सेल भी घटती हुई दिखाई दी। जहां सेल कॉन्स्टेंटली बढ़नी चाहिए थी, वहां नेगेटिव में चीजें जा रही थी। कंपनी का जो ऑपरेशनल कैश फ्लो था वो -84 करोड़ का हो गया था, और जो इनकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज थी ना, वो 619 करोड़ पे पहुंच गई थी। अब समझो, आपको इतना पैसा भी देना है, आप ऑपरेशनली नेगेटिव चल रहे हो, पैसे है नहीं आपके पास में, आप लोगों को पैसा नहीं दे पाओगे, तो क्या होगा? कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इस चक्कर में ऑडिटर फ्रीक आउट हो गए। उन्होंने बोला कि भाई कंपनी ने 1904 करोड़ का लॉस किया है, जिसकी वजह से कंपनी की पूरी नेटवर्थ एरोड हो गई है। इसका मतलब आपकी एक्चुअल जितनी वैल्यू है, उतना आपने लॉस कर दिया है, मतलब आपकी कंपनी जीरो हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। कंपनी का इतना बुरा हाल हो गया था, वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं दे रहे थे। 2024 के एंड तक आते आते बहुत सारे एम्प्लॉइज ने अपनी आवाज उठानी शुरू करी। कंपनी के 250 एम्प्लॉइज ने, मतलब लगभग सारे एम्प्लॉइज ने एक पिटीशन लिखी, बोर्ड को भेजी कि भाई कंपनी के जो फाउंडर और सीईओ है, उनको निकाला जाए कंपनी से। कंपनी का हाल बहुत बुरा हो गया है। एम्प्लॉइज को 3 से 6 महीने तक की सैलरी नहीं मिली है, इनका 1.5 साल से पीएफ नहीं भरा गया है, 2 साल के रीइंबर्समेंट पेंडिंग है। अब आप समझो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के ऑपरेशंस करने के लिए आपको मीटिंग में कहीं पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप फ्लाइट पकड़ते हो, किसी होटल के अंदर रहते हो, वहां पर घूमते हो, मीटिंग करके आते हो, उसके बाद में वापसी आते हो। इस पूरी ट्रिप के अंदर जो खर्चा आता हुआ होता है 1 लाख रुपए का। अब कंपनी कहती है 1 लाख रुपए अभी तुम दे दो, मुझे स्लिप्स दे देना, मैं तुमको 1 लाख रुपए वापसी कर दूंगी। हर कंपनी में इसी तरीके के काम चलते हैं। आपको सैलरी भी नहीं मिल रही है, प्लस ये जो आपने 1 लाख रुपए इस सारे खर्चे के ऊपर किया है, ये भी नहीं मिल रहा है। सोचो किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन होगा एम्प्लॉइज के अंदर। कंपनी के जो फाउंडर है, उन्होंने पब्लिकली आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई पिटीशन नहीं आई है। बट अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात करके चलूं, बियर कंपनी जो एक्वायर करी गई थी, उसको जो क्रीन थे, जो मैंने आपको बताया जापान का बियर मेकर था, उन्होंने और बाकी इन्वेस्टर्स ने ले लिया है। कंपनी अपने आप को बेचने की कोशिश कर रही है मार्केट के अंदर। बीच में खबर निकल के आई थी, कंपनी $130 मिलियन का राउंड रेस करने वाली है, जो इनका सबसे बड़ा राउंड होगा, बट वो मेटेरियलाइज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कंपनी के ऑफिस की फंक्शनैलिटी वैसे ही रुकी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं दिया है। रिपोर्ट्स का मानना है कि एक मीटिंग करी गई, जहां पर जो कंपनी के सीईओ फाउंडर है, उनको स्टेप डाउन करने की बात करी गई, बट जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनमें से कोई भी कंपनी को टेक ओवर नहीं करना चाहता था। अभी के टाइम पे इनकी वेबसाइट भी नहीं चल रही है,
क्या कंपनी बिक गई है या फिर बंद हो गई है? कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि एक टाइम पे कंपनी ने बहुत ज्यादा ओवर हायरिंग कर ली थी, बहुत ज्यादा सैलरी दे रहे थे, जो मार्केट स्टैंडर्ड थे उससे भी बहुत ज्यादा। जो टॉप कंपनीज थी उनके एम्प्लॉयज को पोच किया जा रहा था, जितने एम्प्लॉयज थे उससे ऑलमोस्ट डबल एम्प्लॉयज रख दिए गए थे और इन्होंने मल्टीपल ऑफिस बना दिए थे जिसकी जरूरत भी नहीं थी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फाउंडर ने कंपनी को बचाने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने अपने एंड से पैसा रेज करने की कोशिश करी जो मेटेरियलाइज नहीं हुआ। उन्होंने मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए जो जो स्टेट अच्छे लेवल पे काम कर रही थी उसके ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू किया। कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली। सुनने में यह भी आया कि अगर फंड रेज होते हैं तो सबसे पहले जितने लोगों का बकाया है उसको उतारा जाएगा। मैं ये भी कहूंगा जो बियर कैफे को दिया गया ना इन्वेस्टर्स को, ये भी एक स्ट्रैटेजिक मूव ही था। कंपनी अपने आप को बचाने के लिए अपने जितने भी लोड थी उसको कम कर रही थी, बट कुछ भी कहो कंपनी नहीं बच पाई। अब देखते हैं कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। क्या कोई एक्वायर करता है, क्या कोई इन्वेस्ट करता है, क्या कंपनी एक्चुअली बंद हो जाती है, ये तो टाइम ही बताएगा। तो आज की केस स्टडी से ना बहुत सारी लर्निंग देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज, कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कंपनी को अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट करना ही चाहिए था या कोई और रास्ता ढूंढा जा सकता था? किंगफिशर भी तो बिका ना, डियागो ने खरीदा ना उसको, कैसे खरीदा? आपको कंपनी वही रखनी चाहिए थी। देखो मैं कोई भी नहीं होता, मेरी औकात कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने इनको सजेस्ट किया होगा, बट अब हम बाद में देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी बच सकती थी, तो ये आसान होता है। एक्चुअली जब आप बिजनेस रन कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती, बट एक पॉसिबिलिटी थी कि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक सब्सिडरी बनाती, एक अलग से लिमिटेड कंपनी रखती जो कि इसको एक्वायर करती, उसके बाद में ये वाली कंपनी में पैसा रेस किया जाता और इसी कंपनी का आईपीओ निकाला जाता। अगर ये किया जाता तो शायद ये जो पूरा बवाल हुआ है ये नहीं होता। जिस लेवल पे कंपनी पहुंच गई थी, जितने बड़े इन्वेस्टर्स थे ग्रुप के अंदर, जितने एडवाइजर्स थे, किसी ने भी ये नहीं सोचा, जब पहले ही एक एक्विजिशन हो चुका था बीयर इंडस्ट्री में, ये चीज कैसे स्लिप आउट हो गई मुझे नहीं पता। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, बट इन्वेस्टर के चक्कर में आपको अपनी कंपनी को इस लेवल पे एक्सपेंशन के पीछे नहीं भागना कि कोई बर्निंग के अलावा ऑप्शन ही नहीं रह जाए। आप समझो, मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलता है, बट वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या सब लेंगे? सबके लिए है? मेरे हिसाब से नहीं है। अब मान के चलो मार्केट के अंदर 100 लोग हैं, जिसमें से 10 लोग हैं मेरा कोर्स ले सकते हैं। अब मैं अच्छे तरीके से मार्केटिंग करता हूं और 100 में से 10 लोगों को अपना कोर्स बेच देता हूं। इन्वेस्टर आता है, वो कहता भाई मैं तेरे में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब ग्रो करते एक्चुअली 100 में से मान लो मैंने एक्चुअली 5 बंदों को एक्वायर किया था। इन्वेस्टर का पैसा आके मैं 10 तक ले जाऊंगा, 10 की जगह मैं 12-15 तक ले जाऊंगा। बीइंग अ मार्केटर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही मैं एक नंबर से ऊपर जाना शुरू करूंगा, 15, 16, 17 तक जाना शुरू करूंगा, मेरे को एक कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आने लग जाएगी। और जैसे ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा ना, मैं कुछ भी कर लूं, मैं कभी प्रॉफिटेबल आ ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर लाइफ टाइम वैल्यू की अप्रोच लगाई जा सकती है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हम 2000, 3000, 5000 भी खर्च कर देंगे। बियर बिजनेस है, एक बार कस्टमर हमारा बन गया तो जिंदगी भर पिएगा, वो 10 दोस्तों को पिलाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के प्रेशर में हमको ये सारी मैथ्स को नहीं समझना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ जो कि कंपनियां चला रही है, जिसमें फंडेड भी है, तो मुझे पता है कि किस तरीके का प्रेशर होता है। तीसरा है, आपको अपने प्रोडक्ट को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है कस्टमर के लिए। पैकेजिंग इनकी नो डाउट बहुत अच्छी थी, मैं बहुत बार इनकी तारीफ भी करता हूं कि भाई क्या ब्रांडिंग है, क्या ब्रांडिंग है। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने बिजनेस न्यूज वाले चैनल के अंदर बोला कि मैं केस स्टडी बनाऊंगा बीरा के ऊपर। तो मेरे एक दोस्त है जो कि कनाडा के अंदर रहता है, उसने मेरे को भाई व्हाट्सएप पे पूरी पूरी कहानी समझाई। उसने मेरे को बोला, मैं क्योंकि बियर नहीं पीता इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो उसने मेरे को बताया कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितना लोग शोर मचा रहे, एक्चुअली ठीक है। तो इससे मुझे समझ में आया कि शायद उतना अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं था। उसका कहना था क्राफ्ट बियर अगर डायरेक्टली बेवरी से निकल के आए, फ्रेश निकल के आए, तो उसका फ्लेवर ही बहुत अलग होता है। ये केस स्टडी बनाते हुए मुझे एक और प्रॉब्लम दिखाई दी, वो थी कि कंपनी का कल्चर सही नहीं था। कंपनी फैमिली रन हो रही थी, या फिर एम्प्लॉइज को ऐसा लग रहा था कि कंपनी फैमिली रन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी की गवर्नेंस वीक होगी, हम दूर से बैठ के कुछ नहीं बोल सकते। जब एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। बट आप समझो, अगर एम्प्लॉइज के दिमाग में थॉट आ रहा है कि कंपनी ऑपरेशनली सही नहीं कर रही है, दिस मीन्स कंपनी का कल्चर खराब है। और ये कंपनी का कल्चर कब खराब होता है? जब एम्प्लॉइज खुश नहीं रहते हैं।
एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए सिर्फ 3 बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने कई बार बताई है। एम्प्लॉय फाइनेंशियली खुश रहना चाहिए, उसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप उसको दो। एम्प्लॉय इमोशनली खुश रहना चाहिए, उसको कंपनी में काम करने में मजा आना चाहिए। अगर उसको सुबह ऑफिस आने में मोटिवेशन नहीं आ रहा ना, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तीसरा, एम्प्लॉय कंपनी के अंदर ग्रो होना चाहिए, चाहे अपनी पोजीशन के अंदर। इंटर्न आया था, धीरे धीरे करके उसको दिखाई दे रहा है मैं कंपनी का सीईओ बन सकता हूं, और मेंटली भी ग्रो कर रहा है। जब वो आया था उसको कुछ स्किल्स आते थे, कुछ नहीं आते थे, बट अगर वो 1 साल हमारे पास जुड़ा है तो वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच गया है। ये सारी चीजें प्रोवाइड करना एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, ये फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सारे टीम मेंबर आपके फैमिली मेंबर की तरह हो। आज कोई भी फाउंडर जिसकी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने ऑफिस के अंदर। दिस मीन्स ऑफिस का स्टाफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैमिली। तो आपको अपने ऑफिस स्टाफ को भी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश ये करी है कि इस केस स्टडी से सबको लर्निंग मिले कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और छोटी सी प्रॉब्लम किस तरीके से एक्सेलरेट होके आपका पूरा बिजनेस खत्म कर सकती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। क्या आपकी सबसे बड़ी लर्निंग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय, गुड नाइट, शब गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।